सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 साइंस बुक क्यूरियोसिटी का एंड चैप्टर का नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। बिल्कुल हेल्थ तो होती है ट्रेजर है। ठीक है, तो फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। हेल्थ, इट इज मोर दैन नॉट फॉलोइंग सिक। व्हाट डू द न्यूज़ क्लिपिंग्स ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू अबाउट पीपल्स हेल्थ इन आवर कंट्री? इज बीइंग हेल्दी जस्ट about not having diseases? Health also includes feeling good physically, staying positive, and having strong relationships. A healthy person takes care of their body, maintains a positive mindset, and enjoys social life. Let us now explore what it truly means to be healthy. तो देखो, बिल्कुल सही बात बताई गई है कि अगर हेल्दी रहना है, हेल्दी रहने का ये मतलब नहीं है कि अगर किसी बंदे को कोई डिसीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्या पता उसे आगे जाके कोई डिसीज़ हो जाए। हेल्दी रहने का ये मतलब होता है कि आप फिजिकली भी हेल्दी रहो, मेंटली भी हेल्दी रहो और सोशली भी हेल्दी रहो। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी बताई गई है, एक्टिविटी 3.1। लेट अस रीड। A grade 8 student moved to a new school in another city with no friends in his new environment and busy parents. He felt lonely. तो देखो, इस केस में तो उस बेचारे को अकेला ही फील होना था। टू कोप ही स्पेंड मोर टाइम ऑन हिज फोन एंड सोशल मीडिया, बट दिस मेड हिम फील वर्स. He stopped trying to make friends, had headaches, lost weight and could not sleep well. A doctor advised less screen time and meeting a counselor. The school counselor arranged help to support him in making friends and improving his health. What was the cause of boy's health problems? How did the habits and the surroundings affect his well-being? देखो, सीधी सी बात है, अगर कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर हम में से कोई भी कहीं और शिफ्ट हो जाए, जैसे कि अगर मेरे दोस्त, लेट सपोज करो यहाँ है, आप लोग के दोस्त जहाँ पर आप रहते हो वहाँ है, और वहाँ से आप कहीं बहुत दूर शिफ्ट हो जाओ, तो आपको वहाँ जाके नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब लेट सपोज करते हैं कि आप नए दोस्त नहीं बना पाए, फॉर अ रीज़न नहीं बन पाए या कुछ भी हुआ, और आपको ऐसा लगा कि चलो आपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन आपके पेरेंट्स भी थोड़ा सा बिजी हो गए। तो देखो, अब ऐसा हुआ कि आप वहाँ पर हो, कोई आपका दोस्त बन नहीं पाया, पेरेंट्स भी आप लोग के बिजी, तो अब आपका क्या ध्यान जाएगा कि यार चलो मैं थोड़ी देर फ़ोन चला लेता हूँ, सोशल मीडिया पर ही टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सोशल मीडिया आपको रील का एडिक्शन, बहुत गंदा एडिक्शन होता है रील्स एडिक्शन, और एक बार अगर लग जाए तो रील एडिक्शन हो गया या शॉर्ट्स एडिक्शन, कुछ भी मतलब शॉर्ट वीडियोस का एडिक्शन जिसको लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, उसका जो एडिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और यही यहाँ पर बताया गया है। तो इस वजह से क्या होता है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है। अब जब हम ज़्यादा देर फ़ोन में ध्यान देंगे तो क्या होगा, हमारा वेट लॉस भी होगा, है ना, हमारी हेल्थ भी अफेक्ट होगी, हमारा हेडेक भी होगा। हेडेक क्यों होगा? जब इतनी देर हम फ़ोन में ध्यान देंगे तो सर भी तो दर्द होगा ना। तो इस वजह से यही सब बताया गया, और इन हैबिट्स को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उसके लिए भी, एंड हम लोगों के लिए भी, अगर हम में से कोई करता, अगर नहीं करते तो अच्छी। अब जो रियलिटी है वो यही है कि फ़ोन, आई नो सबको ज़रूरत है, किसी ना किसी तरीके से, किसी को एजुकेशनली ज़रूरत है या किसी को किसी काम से, तो ठीक है, बट अगर सिर्फ टाइम वेस्ट करा जा रहा है तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। As per the World Health Organization, health is defined as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. यानी कि a healthy person can generally perform various tasks more efficiently and cope well in different difficult situations. A healthy person can adjust well with peer groups and other members of society. Let us understand more about health. तो एक तरीके से ये कहा गया है कि हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिजिकली हेल्दी होने चाहिए। अगर आप अच्छा खाना खाओगे, आप न्यूट्रिशियस खाना खाओगे, तो आप हेल्दी रहोगे। देन आपका जो माइंड है वो भी हेल्दी होना चाहिए, यानी आप मेंटली भी स्टेबल होने चाहिए, मेंटली भी आपको अच्छा फील होना ज़रूरी है, और मेंटली हेल्दी होने के साथ साथ आपको सोशल वेलबींग भी अच्छा होना चाहिए। अब देखो, एक तरीके से अगर आप मन में हेल्दी रहोगे, फिजिकली हेल्दी रहोगे, तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी रहेगी, एक हैप्पी हार्मोन रहेगा, जो आपको हमेशा हेल्प करेगा कि आप सोशली इंटरेक्ट कर पाओ या फिर नए फ्रेंड्स बना पाओ या न्यू पीयर ग्रुप्स में घुस पाओ। ठीक है, और ये आप ही की हेल्प करेगा, इसलिए हेल्दी रहना ज़रूरी है। देन बताया गया साइंटिफिक हेरिटेज में, आयुर्वेदा टीचेस अस दैट ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स. Following dincharya and ritucharya helps maintain this balance. Eating fresh, wholesome food suited to one's prakriti body constitution is essential. Regular exercise, cleanliness, restful sleep, a calm mind support overall well-being. This can also be achieved through practices like yoga, meditation, and mindfulness. अब ये क्या बात कह रहे हैं कि देखो, डेली का रूटीन फॉलो करना भी ज़रूरी है, सीजनल रूटीन भी फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा बैलेंस मेंटेन करने में। और अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा खाना खाने से हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, हमें एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी है, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन सारी चीज़ों को माइंड में रखेंगे तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। ठीक है, देन बताया गया हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। फॉर स्टेइंग हेल्दी वी मस्ट ईट न्यूट्रिशियस फूड, मेंटेन हाइजीन, स्टे इन अ क्लीन प्लेस, एक्सरसाइज रेगुलरली, गेट प्रॉपर स्लीप, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता ही दिया, ये क्या बात बोल रहा है। व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी अवॉइड टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। एक्टिविटी 3.2, लेट अस लिस्ट। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ बताई गई एक्टिविटीज। लिस्ट सम गुड हैबिट्स दैट आवर पेरेंट्स
that your parents, teachers or elders often encourage you to follow. How many of these are already a part of your daily routine, and which ones would you like to start following? Add to the list below. तो आपको एक्टिविटीज दे रखी हैं, कुछ पढ़ देता हूँ मैं एक बार. कीप योर सेल्फ क्लीन बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन. ठीक है, पहली बात पर्सनल हाइजीन जरूरी है. देन ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट. तो एक हेल्दी और एक बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन है एक्सरसाइज रेगुलरली. ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. उसके बाद है मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे. ठीक है, रोज़ टाइम निकालो कि आप एटलीस्ट रिलैक्स भी कर पा रहे हो और मेडिटेट भी कर पा रहे हो. मेडिटेशन भी ज़रूरी है. ठीक है, नाउ थिंक अबाउट द हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. अब ऐसी हैबिट्स जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. पहला है स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन. ठीक है, ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन या डिजिटल स्क्रीन पे देना. फिर है ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे. तो रोज़ आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. तो ये तो आपको अवॉइड करना चाहिए. ना तो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखो, ना ज़्यादा जंक फूड खाओ. देन है स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप. देखो, अब अगर आप पूरे दिन में काम कर रहे हो और आप थक जाते हो तो बात अलग है कि हाँ ऐसा लग रहा है आपको देख के थके हुए. पर अगर आप सो ही नहीं रहे हो, है ना, तो आपके अंदर एनर्जी आएगी कहाँ से? तो इसलिए स्लीप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन स्किपिंग मील्स स्पेशली ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट आपको कभी भी नहीं स्किप करना चाहिए और हमेशा सही टाइम पर खा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. उसके बाद है टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड इज इंपॉर्टेंट. हेल्दी हैबिट सपोर्ट अ हेल्दी बॉडी एज वेल एज हेल्दी माइंड. तो एक तरीके से अगर आप एक हेल्दी बॉडी रखोगे तो आपका माइंड भी क्या है, हेल्दी रहेगा. यहाँ पे और भी हैबिट्स बताई गई हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट, खाओ, फिजिकल एक्टिविटीज, से नो टू स्मोकिंग या अल्कोहल. स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, गलत हैबिट से. और देखो, बहुत जगह आपने देखा होगा लोग करते हैं बड़ा खुश होकर, इसको एक तरीके से फ्लेक्स समझते हैं कि ओ हम तो स्मोक करते हैं. बट दिस इज़ नॉट रियली अ फ्लेक्स, क्योंकि ये एट द एंड लंग्स ही खराब कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, पर्सन का नाम एक्स है, एंड अगर वो स्मोकिंग करता है, ठीक है, एंड लेट सपोज करो उसका एक बहुत अच्छा बिजनेस है जो अभी अच्छी चल रहा है, एंड वो रोज़ स्मोकिंग करता है, उसकी स्मोकिंग की बहुत गंदी एडिक्शन लग चुकी है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी कि इनकी एडिक्शन लग जाती है. तो स्मोकिंग, अल्कोहल, उसे किसी भी चीज़ की एडिक्शन लग गई, ठीक है. अब लेट सपोज करते हैं 5-6 साल बाद वो बहुत अमीर हो जाता है और उसको कहीं से 20-25 करोड़ मिल, मतलब उसका कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, या उसे कहीं से 20-25 करोड़ की डील मिल जाती है. तो वो कितना ज़्यादा खुश होगा, है ना. बट अगले दिन ही उसे पता चलता है कि स्मोकिंग की वजह से या तो उसके लंग्स ख़राब हो चुके हैं, उसे लंग कैंसर हो चुका है, या फिर ज़्यादा अल्कोहल पीने से उसका लीवर ख़राब हो चुका है. तो आपको क्या लगता है वो 20-25 करोड़ से अब क्या अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएगा? क्यों? क्योंकि अब वो आधा टाइम तो हॉस्पिटल में ही जाता रहेगा. तो इसलिए कहा जाता है कि आप लाइफ में ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो, आगे जाके सबके सपने सच होंगे, सबके ड्रीम्स पूरे होंगे, सबके गोल्स पूरे होंगे. तो इन हैबिट्स को अवॉइड करो जो कि आपकी बॉडी को और आपकी हेल्थ को रियून करे. तो ये चीज़ें बिल्कुल भी इनसे, और अगर आपको कोई फोर्स भी करे, चाहे पीयर प्रेशर में फोर्स करे, चाहे कैसे भी कहे, से अ बिग नो. क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और अपना स्टैंड होना चाहिए. अगर आप पीयर प्रेशर में आकर ये सब चीज़ें कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर आपका कोई वो ही नहीं है. एक तरीके से आपको कोई भी कंट्रोल कर सकता है, कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है. तो अपने अंदर ये सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और अपनी बॉडी को पता होना चाहिए और अपने माइंड को कि हमें क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है. आगे बढ़ते हैं. मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल में लिखा है ईट अ बैलेंस डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स. ठीक है, ये तो पता ही है आप लोगों को. दूसरा है अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स. ठीक है, जितने भी फूड या जो ड्रिंक्स जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए. प्रोसेस्ड फूड जो कि फ्रोजन फूड होता है बेसिकली उसे. देन है कि स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज. तो आपको अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ रेगुलर रखनी चाहिए. वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइजिंग, ये सब कुछ करते रहना चाहिए, ठीक है. देन उसके बाद लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर. तो अपने स्क्रीन टाइम को कम करो और नेचर पे ज़्यादा ध्यान दो. गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर. तो आपके पास एक अच्छी खासी स्लीप होनी चाहिए जिससे आपका जो बॉडी है और आपकी जो माइंड है उसे रेस्ट भी मिले और वो रिकवर भी कर पाए, ठीक है. देन है प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम रेगुलरली. तो प्राणायाम जैसी एक्सरसाइजेस हमें रेगुलरली करनी चाहिए. से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक टोबैको, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स. तो हमें सीधा ना कहना चाहिए कोई भी ऐसी चीज़ हो जो ड्रग हो, अल्कोहल हो या टोबैको हो. मैंने भी समझाई थी ये बात, ठीक है. देन आ जाते हैं कीप द एनवायरनमेंट क्लीन में. फिर से एक एक्टिविटी है जिसमें है कि लुक एट द फिगर. ठीक है, विच प्ले ग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन एंड वाई. तो इसमें एक आपको बहुत साफ सुथरा प्ले ग्राउंड दे रखा है और एक बहुत ही ज़्यादा गंदा प्ले ग्राउंड दे रखा है. तो देखो ऑब्वियस ही बात है, जो साफ सुथरा प्ले ग्राउंड है कोई भी है वो वहीं पर खेलना प्रेफर करेगा. मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड शोन इन 3.3a as it is clean, well maintained and looks beautiful. बिल्कुल सही बात है.
The playground in 3.3b is polluted, dirty and hygienic and full of flies and mosquitoes. People living in such areas may fall sick more often. मतलब अगर आप देखो साफ सुथरे पार्क में खेलोगे जहाँ कोई गंदगी नहीं है तो सीधी सी बात है वहाँ मॉस्किटोज और फ्लाइज बिल्कुल ना के बराबर होंगे. हो सकता है कम, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल जगह साफ है तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि वो पार्क है, ओपन है, बट बहुत कम होंगे. ठीक है, तो उससे इतना इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन अगर कोई गंदी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा डर्ट है, कूड़ा है, कचरा है, तो वहाँ तो मॉस्किटोज और फ्लाइज ग्रो ही होंगे. और जब वो ग्रो होंगे तो उस वजह से लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी. और जब लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी तो फिर वो सफ़र करेंगे बहुत ज़्यादा. उसके बाद इन एडिशन टू इनकलकेटिंग फूड गुड हैबिट्स एंड अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. तो हमें हमारे सराउंडिंग साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हैव यू एवर फाउंड इट हार्ड टू ब्रीथ इन अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ स्मोक और डस्ट? दैट इज बिकॉज क्लीन एयर एंड वाटर आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. इन सिटीज air pollution from vehicles and factories can cause problems like coughing or asthma. The air quality index helps us to know how clean the air is. A cleaner environment helps us to stay healthy and feel better. तो एक क्लीन इन्वायरमेंट जो है वो हमें हेल्दी बनाता है और हमें एक बेटर फील करवाता है. ठीक है, बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द बॉडी. आवर फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स मैटर टू. इवन इफ वी ईट वेल एंड लिव इन अ क्लीन प्लेस वी मे नॉट फील गुड इफ वी आर लोनली और अपसेट. स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, टॉकिंग, लाफिंग एंड हैविंग फन हेल्प कीप आवर माइंड हेल्दी टू. तो इन सब चीज़ों से भी हमारा माइंड हेल्दी होता है. देखो ऐसा चीज़ ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ खेलने से ही आपका माइंड हेल्दी होगा. कभी कभी अगर आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, आपकी फैमिली में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आपके कज़न से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जब भी आप उनसे मिलते हो बहुत सारा फन करते हो, जोक्स होते हैं, मज़ा आता है, सरकाज़म होता है, तो मेरे हिसाब से वो बॉन्डिंग भी आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव वे में एक अफेक्ट करती है, नॉट इन अ नेगेटिव वे. पॉजिटिव अफेक्ट मीन्स कि आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है. देन है हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल. हमें कैसे पता लगेगा कि हम अनवेल है? पहला, आर बॉडी यूजुअली वर्क्स इन अ सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी. व्हेन वी फील अनवेल इट मीन्स समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड. बिल्कुल सही बात है. वी मे हैव सिम्टम्स सच एज पेन, टायर्डनेस और डेजीनेस एंड साइंस लाइक फीवर, रैश, हाई ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग दैट इंडिकेट वी आर अनवेल. अ सिम्टम इज व्हाट वी फील लाइक पेन व्हाइल अ साइन इज समथिंग दैट कैन बी सीन और मेजर्ड. तो सिम्टम क्या है? जिसको हम फील करते हैं, और साइन क्या है? जिसको हम मेजर करते हैं. तो ये डिफरेंस पेपर में भी आ सकता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, वायरस. उसके बाद क्या बताया गया है? लाइक हाई बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर. बिल्कुल सीन जो साइन होता है वो तो ऐसे ही मेजर करा जाता है. दीज हेल्प डॉक्टर्स अंडरस्टैंड व्हाट माइट बी मेकिंग अस अनवेल. तो एक तरीके से देखो, हमारी बॉडी में अगर हमें लग रहा है ना भाई चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, या ऐसे सर फट रहा है, तो मतलब या तो ये हो सकता है कि हमारी किसी लाइफस्टाइल चेंज की वजह से ही हो, है ना. और या अगर हमें ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रहा है तो हो सकता है कोई डिसीज़ भी हो. तो ये सारे सिम्टम्स और साइंस देख के ही डॉक्टर हमारी हेल्थ के बारे में हमें बता सकते हैं. देन है डिसीजेज. व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स? A disease is a condition that affects normal working of body or mind. It can happen when one or more organ or organ system stops functioning properly. Some diseases are caused by germs like bacteria, viruses, fungi, worms, or even by protozoa. These disease causing organisms are called pathogens. Other diseases may result from poor nutrition or an unhealthy lifestyle. Some diseases last for a short time, while others can continue for a long time and need regular treatment or care. Diseases can be grouped into major types based on their causes and how they spread. पहला है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो, जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मेनली क्या कहा जाता है? पैथोजेंस कहा जाता है. ठीक है, और डिसीज जो है वो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, इन सबसे हो सकती है. अब डिसीज में क्या होता है? डिसीज में हो सकता है कि वो छोटी डिसीज हो तो आपकी बॉडी को ज़्यादा ना अफेक्ट करे. डिसीज ऐसी भी हो सकती है कि वो किसी की बॉडी या किसी ऑर्गन को अफेक्ट करे. और डिसीज ऐसी भी हो सकती है कि वो पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करे. तो ये डिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और उसके टाइप भी. जैसे डिसीज़ के भी टाइप होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, की कौन से टाइप तक बंदे को क्या डिसीज़ है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. देन यहाँ पर हमें दो टाइप की डिसीजेज बताई गई है. एक बताई गई है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज और एक बताई है कम्युनिकेबल डिसीज. तो देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीजेज होती हैं जो इजीली फैलती नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंसर. कैंसर एक ऐसी डिसीज है जो अगर किसी बंदे को हो गया तो दूसरे को वो नहीं हो सकता है. ठीक है, या फिर डायबिटीज़ हो गई या अस्थमा हो गई, तो ये सारी डिसीज अगर किसी को है तो उससे दूसरे को नहीं फैल सकती. ये सिर्फ और सिर्फ एक केस में हो सकता है. वो एक केस में बता देता हूँ कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल करो, कोई पेरेंट है, कोई एक्स पेरेंट है, ठीक है, एंड उस पेरेंट को डिसीज थी अस्थमा की. तो अब उनका जो बच्चा हुआ, बच्चे को हम वाई मान लेते हैं, तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि बच्चे को भी अस्थमा हो.
ये सिर्फ ऐसे ही नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एक मतलब पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है, वरना किसी और तरीके से डिसीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये नॉन कम्युनिकेबल वाली बता रहा हूँ। कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होती हैं वो तो इजीली किसी से भी ट्रांसफर हो जाती है, जैसे कि हमने कोविड देखा था, कितने लोगों को कोविड एक दूसरे से तो फैल रहा था, है ना। फिर टाइफाइड होता है, फ्लू होता है, फीवर वगैरह, ये सब तो ये सब कम्युनिकेबल है, ये सब इजीली फैल जाता है, किसी को टच से भी फैल सकता है, हमारे बात करने से किसी तरीके से भी फैल सकता है, ठीक है। देन है, in recent years non communicable disease like diabetes, heart disease and cancer have become more common in India। लेकिन इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं, ठीक है। This is happening because of changes in how people live, such as eating more processed foods, getting less exercise and living longer lives। यानी कि अब लोग क्या करने लग गए हैं, अब लोग देखो एक तो ज़्यादा काम करने लग गए हैं, अब वो ज़्यादा काम करते हैं तो देखो सीधी सी बात है खाना नहीं बना पाते हैं। अब खाना नहीं बना पाते हैं तो उन्हें ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड खाना पड़ता है, और प्रोसेस्ड फूड कहीं ना कहीं देखो अनहेल्दी तो है ही, चाहे मानो या मत मानो। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं भी हेल्दी होता। फिर उनके लाइफस्टाइल में भी चेंज आ गया है, जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो सोचते हैं कि भाई हम सो भी थोड़ा कम लें, है ना। और अगर सो रहे हैं तो रात को लेट लेट सो रहे हैं, सुबह लेट लेट उठ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल को चेंज कर देती हैं, मतलब लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाते हैं जिस वजह से डिसीज़ हो सकती है। और फिर जब इतना सारा काम करोगे, सोओगे, खाना भी खुद नहीं बनाओगे, तो थकान ही बहुत पूरे दिन फील होगी। तो बंदा एक्सरसाइज भी क्या करेगा, तो इसलिए वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टुडे मोस्ट ऑफ द डेथ्स इन इंडिया आर कॉज्ड बाय एनसीडी। सबसे ज़्यादा डेथ्स अभी इंडिया में एनसीडी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से ही हो रही है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स हेल्प्स हाउ डिसीज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। तो बता रहे हैं कैसे डिसीज स्प्रेड होती हैं और कैसे हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन है आगे, हाउ आर कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज्ड एंड स्प्रेड। तो ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। दीज पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ और बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर एंड मोर। तो एक तरीके से पैथोजेंस या तो एयर से आ सकते हैं, या फिर कोई हमने गंदा पानी पी लिया, या फिर कोई ऐसा खाना खा लिया जो कि इसमें जर्म्स हो, या मतलब जो हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड ना हो, ठीक है। बट हाउ डू दीज पैथोजेंस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वन कॉमन वे इज थ्रू एयर। अभी मैंने आपको बताया, या तो हवा के थ्रू फैल सकते हैं। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीजेस, अगर आपके आसपास कोई खांस रहा हो या फिर कोई छींक मार दे तो उससे फैल सकता है। और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक शेकिंग हैंड्स, अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हो और उसके हाथ में भी जर्म्स हो तो उससे भी फैल सकता है। और इनडायरेक्टली बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आप आइटम्स शेयर कर रहे हो तो उससे भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन, उसने परफ्यूम लगाया, ठीक है, एंड किसी और बंदे ने भी उससे वो परफ्यूम कहा कि ला भाई मेरे को भी दे, मैं भी लगा लूँ, और उस पर उसके जर्म्स लगे हुए थे और वही उसने परफ्यूम उठा के अपने ऊपर भी लगा लिया, तो एक तरीके से उसने भी वो चीज़ कैच कर ली, ठीक है। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड, ये बता दिया आपको। Some pathogens are also spread by insects like mosquitoes and houseflies. These insects are called vectors. By understanding how diseases spread, we can take steps to protect ourselves and to protect ourselves and others. देखो अब मॉस्किटोज वगैरह के थ्रू कैसे फैलता है बताता हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉस्किटो ने, समझो एक बंदा है एक्स, उसका खून क्या कहते हैं, उसे काटा और उसका खून चूस लिया। अब वो चला गया वाई वाले के पास, ठीक है। अब एक और पर्सन है वाई, अब वो चला गया उसको काटने के लिए, उसका खून चूसने के लिए। कहीं ना कहीं उसका खून चूसेगा तो एक्स वाले का थोड़ा खून तो वाई वाले के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, और इस वजह से वो प्रॉब्लम फैल जाएगी उसको भी। तो मस्कीटोज एंड फ्लाइज के थ्रू भी होता है, ठीक है। और ऐसे इंसेक्ट्स को हम वेक्टर्स भी कहते हैं। देन आगे इन्होंने बताया गया है, एक टेबल दी गई है कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस की, ठीक है। तो ये टेबल वैसे आप लोग पढ़ लेना। जैसे कि इन्फ्लुएंजा बताया गया, वो फैलता है वायरस से। इसका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और क्या कहते हैं, सिम्टम्स बताए गए हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स। तो देखो ये टेबल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये टेबल आप लोगों को पूरी की पूरी याद करनी है। आप एक तरीके से समझ लो आपको रट्टा मारना है, दिस इज द रॉट लर्निंग। तो इस टेबल में आप कुछ भी समझ ही नहीं सकते हो, क्योंकि इस टेबल का एक ही मतलब है कि आप इस टेबल को याद करो। तो सिंपल सा काम करना है, इस टेबल को ना अपनी कॉपी में एटलीस्ट 2-3 बार लिखो, 1-2 बार देख के, 1-2 बार बिना देखे लिखो, तो ये आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये टेबल तो आपको करनी ही पड़ेगी। और इस टेबल में क्या दे रखा है, सबसे पहले डिसीज दे रखी है। कॉजल एजेंट का मतलब है कि वो किस चीज से हो रहा है, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से। मैं सिर्फ टेबल की हेडिंग समझा रहा हूँ। देन साइट ऑफ इन्फेक्शन की, होता कहाँ पर है, वो लंग्स में हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। देन है सिम्टम्स की, इसके सिम्टम्स क्या है कि बंदे के गले में दर्द है, बंदे के सर में दर्द है, बंदे की नाक में कोई प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों को हम सिम्टम्स कहते हैं। और प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब है कि हम उस चीज़ के लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं कि वो जो प्रॉब्लम हुई है हम उसे अवॉइड कर पाए या हटा पाए, ठीक है। तो ये आपकी पूरी टेबल दे रखी है, ये टेबल आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। एंड इन्होंने पहली टेबल में बता रखा है कैसे वो
एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। देन उन्होंने सेम एक टेबल दे रखी है कि डिसीजेज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, वो भी पढ़ लेना। एंड देन उन्होंने एक टेबल दे रखी है डिसीजेज स्प्रेड बाय ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स। तो एक तरीके से देखो, फूड से भी दे दी, वाटर से भी, एयर से भी दे दी और इंसेक्ट से भी। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो पेपर में ज़रूर आएगा। या ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन वन वर्ड में कि कोई भी बता दे कि इंसेक्ट्स के थ्रू 2 डिसीजेस बताओ। या बड़े में भी आ सकता है कि डिसीज़ बताओ, उनके सिम्टम्स बताओ, उनके प्रिवेंटिव मेजर, सब कुछ। तो ये जो 3 टेबल हैं, ये 3 टेबल आप लोगों के लिए याद करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, I'm अगेन से इसको आपने प्रॉपर याद करना है अच्छे से। देन आगे बढ़ते हैं। बाय स्टडिंग टेबल वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इन्फेक्शियस डिसीजेज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। बिल्कुल सही बात है। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कीपिंग आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन, खुद को भी साफ रखो, रोज नहाओ, सोप से नहाओ, यूज करो, एंड बाकी अपने आसपास के सराउंडिंग्स भी क्लीन रखो। देन है प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरीडे। बेसिक हाइजीन मतलब रोज ब्रश करो, देन रोज रात में भी ब्रश करो, एंड क्या कहते हैं, जब आप बाहर कहीं गर्मी से आ रहे हो तो उसके बाद फेस वॉश करो। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी होती है, ठीक है। देन है कि वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस। तो अपने हाथ को सोप से ज़रूर धो, क्योंकि सोप से धोगे तो उससे क्या होगा, जर्म्स हटेंगे, ठीक है। देन कवरिंग आवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग। तो अपने माउथ या फिर नोज को कवर करो जब भी कोई बंदा छींक रहा हो या फिर क्या कहते हैं स्नीज कर रहा हो, ठीक है। फिर है वियरिंग अ मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो मास्क पहनो जो क्राउडेड प्लेस है। तो अगर आप मास्क पहनोगे क्राउडेड प्लेस में तो किसी बंदे को कफ होगा, स्नीज होगा, तो कोई छींकेगा भी ना या खांसेगा भी, तो वो मास्क के थ्रू नहीं आ सकता। देन है अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल एंड हैंकरचीफ। अपना टॉवल या हैंकरचीफ किसी के साथ भी शेयर मत करो। उसके बाद है कीपिंग आवर होम फूड एंड वाटर क्लीन। अपना घर, खाना और पानी, ये सब चीज़ें देखो साफ है। घर में साफ सफाई होनी चाहिए, खाना साफ जगह पे, मतलब किचन आपकी साफ होनी चाहिए जहाँ प्रिपेयर हो रहा है। पानी जहाँ पर भी स्टोर है, भले वो आरओ या कुछ लोग के घर में मटके में भी पानी होता है, तो जहाँ पे भी आपने पानी रखा हो बट एकदम सेफ होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, सम इन्फेक्शियस डिसीज आर कॉज्ड बाय वर्म्स दैट लिव इनसाइड आवर बॉडी स्पेशली इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कभी भी आपने सुना होगा कि पेट में कीड़े हो गए या ऐसा कुछ, तो वो इस वजह से भी जाते हैं क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ वर्म्स भी होते हैं। तो ये हमारे ही न्यूट्रिएंट्स पे फीड करते हैं और हमारी बॉडी में पैरासाइट की तरह रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट, और पैरासाइट्स होते क्या है मैं वो बता देता हूँ। organisms that live in or another living being, these forms usually spread through contaminated food, water, soil or contact with infected people or animal। तो ये कैसे फैलते हैं? गंदा खाना, गंदा पानी, गंदी हवा, या फिर अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिल लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉस्ट। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती कैसे है, क्या बताएगा? यू लर्न दैट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा लिंक टू लाइफ स्टाइल। बिल्कुल, डाइट एंड और एनवायरमेंट, दे आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। तो डेथ उनसे सीधा डेथ ही होती है। मतलब डेथ इसलिए होती है जैसे कि कैंसर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कैंसर ट्रीटेबल है बट बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको पता है, आपने सुना होगा जितने भी लोगों को कैंसर हुआ, अगर कोई बंदा स्टेज 3 या स्टेज 4 तक ही है, हार्डली कोई 1-2% है जो बच गया हो। तो ये चीज़ तो है ही, ठीक है। एंड उसके बाद जैन ये जो डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम भी होती है, इसको भी सही करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, लाइक लेजेड बहुत ज़्यादा। सेम गोज विद अस्थमा। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को तो सही करना और ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। You also learned in grade 6, you also learned about diseases like scurvy, anemia, and goiter, which are caused by lack of specific nutrients in diet. These are called deficiency diseases and also non-communicable. अब इनको deficiency diseases लेकर आ जाते हैं कि आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है तो उस वजह से हो जाता है, और ये नॉन कम्युनिकेबल भी होते हैं, ठीक है। फिर है डिसीजेज सच एज कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा में ऑफन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो डिसीजेज होती हैं ये ज़्यादा लंबे टाइम तक भी चलती हैं, ठीक है। और इनको क्रॉनिक डिसीजेस भी कहा जाता है, क्रॉनिक, क्योंकि ये मोर देन 3 मंथ्स चलती है। तो याद रखना, अगर डेफिनेशन आ जाए व्हाट आर क्रॉनिक डिसीजेस तो आप इजीली बता सकते हो। इन चीज़ों को याद रखा करो और जो भी मैं कहता हूँ ना इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लिया करो बुक में अंडरलाइन करके। देन हम आगे बढ़ेंगे। डायबिटीज इज अ कॉमन डिसीज विच इज बिकमिंग मोर प्रिविलेंट इन एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन। तो बड़ों में तो फैल रही है, साथ साथ बच्चों में भी फैल रही है। इन फैक्ट इंडिया नाउ हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही ख़राब बात है हमारी कंट्री के लिए कि हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, पूरी दुनिया में अगर कंपेयर करा जाए तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। इट ऑफन डेवलप्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इनबैलेंसेज, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बीइंग ओवरवेट और ओबीज एंड अदर रीजंस। तो ये किस लिए होती है कि अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम हो, और अगर हम और हम क्या, कोई और हम नहीं, हम हेल्दी रहेंगे, हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा, हम रोज सुबह जल्दी उठेंगे, रात को टाइम से सोएंगे, हेल्दी खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हम नहीं, अगर कोई और बंदा जो कि ये सब नहीं फॉलो करेगा,
जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करेगा और या फिर ज़्यादा ओवरवेट हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों को अगर वो ध्यान में नहीं रखेगा तो फिर उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। देन बताया गया ये है एक्टिविटी 3.5 लेटर सर्वे, एंड इन्होंने एक तरीके से बताया गया है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में। बताया गया कि आप थोड़ा सा गूगल करना, तो ये वाली जो टेबल है आप लोग एक बार गूगल वगैरह कर लेना, गूगल से हेल्प ले लेना कि और भी क्या ज़्यादा ऐसी डिसीजेस हैं जो कि लाइफस्टाइल की वजह से होती है, एंड देन इस टेबल को भरना। पहले में तो डिसीज़ का नाम आ गया, दूसरे में दे रखा है साइन एंड सिम्टम कि उसका क्या साइन है, सिम्टम है, कैसे पता लगे किसी को हुई है, एंड थर्ड कि हम मतलब वो बंदा लाइफस्टाइल में क्या चेंज ला सके उस चीज़ को सही करने के लिए, ठीक है। देन है बी अ साइंटिस्ट। कमल रानी देवी, देवी नहीं है ये, डाइव, कमल रानी डाइव, राना डाइव, Kamal Rana Dive 1917 to 2001 was a pioneering biomedical researcher. She studied how hormones and certain viruses are linked to cancer, helping improve its treatment and prevention. Her work also showed how tobacco, diet, and pollution can raise the risk of cancer, highlighting importance of healthy lifestyle. तो एक तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे हार्मोन्स या क्या चीज़ें देख के इम्बैलेंसेस से कैंसर हो सकता है, और ये भी उन्होंने बताया कि लाइफस्टाइल में जो एक गंदा पोल्यूशन, गंदी मतलब पोल्यूशन तो गंदा ही होता है, गंदी हवा या गंदा खाना, इन सब चीज़ों से भी कैसे लाइफस्टाइल आपका इफेक्ट होता है, और उन सब चीज़ों से लोगों को कैसे कैंसर हो भी जाता है, ठीक है। फिर बताया गया हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीज। यू माइट हैव हर्ड द फ्रेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक तरीके से ठीक है, बाद में क्योर से तो अच्छा है ना कि आप पहले ही उसे प्रिवेंट कर लो। देखो क्योर तो बात की बात होती है ना, पर प्रिवेंशन मतलब कि आप लोग पहले ही ध्यान देकर चलो। क्या बताया गया एक्टिविटी 3.6, लेट अस रीड। Odisha community led a sanitation campaign. In Bhadrak district, Odisha community sanitation campaign helped more people to build and use toilets. This reduced open defecation significantly and improved child health with fewer cases of diarrhea and infections. What do you infer from this case study? Simply steps like good sanitation can greatly reduce the spread of communicable diseases. Find about some, ठीक है, find about it. So, हाँ देखो, तो अब क्या बात बताई गई है कि जैसे उड़ीसा में केस बताया गया कि कैसे वहाँ पर लोगों को मोटिवेट करा गया, कैंपेन करा गया, इंकरेज करा गया कि ज़्यादा टॉयलेट्स बनाने की ज़रूरत है। और ये अगर लोग बात करें कि पब्लिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लोग ओपन में करेंगे तो देखो सीधी सी बात है, ये बॉडी का वेस्ट होता है, तो इससे जर्म्स फैलेंगे, प्रॉब्लम्स फैलेंगी, इन पे वायरसेस ग्रो होंगे, एंड एट द एंड इट इज़ द प्रॉब्लम फॉर द पॉपुलेशन ओनली। और इन्होंने यही बताया कि कैसे वहाँ पर फिर धीरे धीरे इन्फेक्शन और डायरिया के केसेस कम होते रहे, ठीक है। देन आ जाते हैं हम हमारी नेक्स्ट हेडिंग पे, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिसीजेस। यू वुड हैव नोटिस दैट सम पीपल गेट सिक मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर्स, ऑल द लिविंग इन अ सिमिलर एनवायरनमेंट। डू यू नो व्हाई? द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेस इज नोन एज इम्यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। Our body has a special system called the immune system that help us to fight against the diseases. तो क्या बात कह रहा है, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि सराउंडिंग सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, लेकिन कोई बंदा ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाता है। वो क्यों जल्दी बीमार हो जाता है? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। इसलिए इम्यूनिटी को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, अगर वो स्ट्रांग होगा तो वो डिसीजेज से फाइट कर पाएगा खुद ही। You might have taken some drops or injections in your childhood to protect yourself from certain diseases such as polio, measles, tetanus and hepatitis. तो बचपन में तो देखो सभी ने वो पोलियो वाली दवाई खा रखी है, जो ड्रॉप्स होती थी। मेरे को अभी भी याद है, घर आते थे वो पोलियो ड्रॉप्स देने के लिए, साथ में एक विसल देते थे या छोटा सा टॉय देते थे हमेशा। तो ये गवर्नमेंट कैंपेन चलाती थी, और इस कैंपेन की वजह से ही पूरे के पूरे इंडिया में पोलियो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो ऐसे ही कैंपेन्स चलते रहने चाहिए, एंड कोई भी ऐसी डिसीज़ हो तो उसको अवॉइड करा जा सकता है उससे फाइट करके, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि बचपन में सबको इंजेक्शंस भी लगते हैं ना। इंजेक्शंस क्यों लगते हैं? कि बच्चे की जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो छोटे में ही उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए अच्छे से, ठीक है। देन है यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप्स, और ये तो हो गया। दीज आर वैक्सीन दैट हेल्प प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो ये वैक्सीन्स प्रिवेंट करती है कि बंदे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, भले ही वो वायरस से हो या बैक्टीरिया से, बट ना हो। A vaccine helps our body to fight certain diseases by training the immune system to recognize and attack harmful germs, providing what is known as acquired immunity. Protection developed after exposure to pathogen or a vaccine. Vaccine can be made in different ways, from weakened or dead pathogens like viruses or bacteria, or from inactive or harmless parts of the pathogen. मतलब देखो क्या बात कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो एक तरीके से हमारी बॉडी को ट्रेन करती है। क्या ट्रेन करती है? हमारे इम्यून सिस्टम को, कि वो रिकॉग्नाइज कर पाए और कोई भी हार्मफुल चीज़ है तो उस पर वो अपना सामने से अटैक कर पाए। इससे पहले जर्म अटैक करे, वो भी अपना अटैक करे, कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे। तो इस चीज़ को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी हमारी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी तो होनी ही चाहिए।
ठीक है, उसके बाद क्या बताया, प्रोटेक्शन जो है वो डेवलप्ड होता है जब एक पैथोजन को एक्सपोजर मिलता है या वैक्सीन से। जैसे कि वैक्सीन जो है वो अलग अलग तरीके से बनती है, या तो वीक और डेड पैथोजन से, यानी कि जैसे कोविड के टाइम पे कोविड वायरस की ही जो डेड पैथोजन वगैरह थे उन्हीं से मिलाकर वैक्सीन बनाई गई थी। ठीक है, और या फिर इनएक्टिव या हार्मलेस पार्ट ऑफ पैथोजन, तो उसी पैथोजन का या फिर कोई इन एक्टिव या फिर हार्मलेस वाला जो पार्ट है उससे बनाई जाती है। ठीक है, सम न्यूअर वैक्सीन इंस्ट्रक्ट आवर ओन बॉडी सेल्स to make harmless part of the germ which our immune system then learns to fight. For example, a tetanus shot given after an injury protects against infection by tetanus causing bacteria. It contains an inactivated bacterial toxin that helps the immune system develop protection without causing the disease. अब अगर कहीं पर भी चोट लग जाती है किसी को लोहे से या स्टील से या कैसे भी, तो लोग टेटनस का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? टेटनस का इंजेक्शन इसलिए लगवाया जाता है ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली हो या कोई भी डिसीज़ जो कि उस वजह से आने वाली हो तो वो आने से पहले ही रुक जाए, हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, do you know when the first vaccine was discovered? Edward Jenner and the smallpox vaccine. Smallpox was a deadly disease that caused blisters and killed millions. बहुत लोग मारे गए थे, बिल्कुल. A milder disease called cowpox seen in cows could also infect humans, तो humans में भी होने लगी. In late 1700s, the English doctor Edward Jenner discovered that people who had cowpox did not get smallpox. मतलब जिन्हें cowpox था, उन्हें smallpox नहीं होता था. This led to invention of first vaccine and helped protect people from smallpox. तो एक तरीके से उन्होंने फिर पहली वैक्सीन डेवलप करी, लोगों को दी, जिस वजह से लोग स्मॉल पॉक्स से प्रिवेंट, मतलब स्मॉल पॉक्स उनसे दूर, उन्हें छू भी नहीं पाया। ठीक है, फिर है आज साइंटिफिक हेरिटेज। लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन, इंडिया हैड अ ट्रेडिशनल मेथड कॉल्ड वेरियोलेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स से प्रिवेंट करने के लिए इंडिया के पास एक ट्रेडिशनल मेथड था जिसका नाम है वेरियोलेशन। अब इसके बारे में क्या बताया गया, इट इन्वॉल्व यूजिंग अ मटेरियल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स सोर टू स्क्रैच द स्किन एंड क्रिएट अ माइल्ड इन्फेक्शन एंड बिल्ड इम्यूनिटी। तो एक तरीके से इसमें एक मटेरियल लिया जाता था स्मॉल पॉक्स सोर से ही और स्क्रैच करा जाता था स्किन को, जिससे कि एक माइल्ड इन्फेक्शन बने और उससे एक इम्यूनिटी बने। ठीक है, पीपल हु परफॉर्म दिस प्रैक्टिस वर नोन एज टीकेदार्स। तो एक तरीके से टीकेदार्स कहा जाता था। तो अगर आप लोग को पता हो कि इंजेक्शन को हिंदी में टीका ही बोलते हैं। ठीक है, देन उन्होंने बताया है आगे जाके, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन, जेनर ऑब्जर्व दैट मिल्कमेड्स हु हैड काउपॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉलपॉक्स लाइकली बिकॉज द टू वायरसेस आर रिलेटेड। तो मिल्कमेड्स होती हैं, यानी कि जो गाय भैंस का दूध निकालती है ना नीचे से, तो उनको मिल्कमेड्स कहा जाता है। तो एक तरीके से बताया जा रहा है कि अगर उन्हें काउपॉक्स होता था तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था या उनको नहीं हो सकता। अच्छा, और उन्हें ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि जो दोनों वायरसेस हैं दोनों आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, देन आ जाते हैं हाइपोथेसिस पे। अब ये क्या बात कह रहा है, कंटेंट इन द पस ऑफ काउपॉक्स ब्लिस्टर्स प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉलपॉक्स। तो जो काउपॉक्स की पस में होता था वो ही लोगों को इंजेक्ट करा जाता था और वही उन्हें स्मॉलपॉक्स से बचाता था। एक्सपेरिमेंटेशन, ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउपॉक्स सैप इनटू अ बॉय हु लेटर शोड नो इलनेस व्हेन एक्सपोज्ड टू स्मॉलपॉक्स। तो एक तरीके से एक बॉय पे टेस्ट करा गया था जिसको दिया गया था इंजेक्शन ये काउपॉक्स वाला, एंड उसके बाद देखा गया कि उसको बाद में भी जाके कोई बीमारी नहीं हुई या फिर वो किसी भी तरीके से बीमार नहीं हुआ। तो एप्लीकेशन फिर क्या हुआ, मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प्ड इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई और स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड वाइड ख़त्म करा गया। देन क्या बताया गया, वैक्सीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम इन्फेंट्स टू एल्डरली अगेंस्ट मेनी सीरियस डिसीजेस. They help prevent illness, reduce the spread of infections, and save millions of lives every year. It is important to remember that vaccines are preventive, not curative. They can help minimize serious diseases before they happen, but they do not treat them once someone is already sick. Some people may fear about vaccines, but scientists and doctors carefully test them for safety. Getting vaccinated not only protects you, but also the people around you. एक तरीके से क्या बताया जा रहा है, देखो वैक्सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, भला ही बच्चा बिल्कुल छोटा हो या फिर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो, तो वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इलनेस प्रिवेंट करती है, एक तरीके से ये भी प्रिवेंट करती है कि जो स्प्रेड है वायरस का वो कम हो, इन्फेक्शन का, एंड लोगों की जान बचे। ठीक है, एंड क्या बताया गया है कि वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव नहीं है। मतलब वो हेल्प करते हैं आपको प्रिवेंट करने में, क्योर करने में हेल्प नहीं करती है। तो ये आपका वो हेल्प कर सकते हैं कि किसी भी सीरियस डिसीज़ को होने से पहले कम कर दे उसके चांसेस। पर अगर किसी को पहले से हो रखी है तो उसको सही करना, उसको ट्रीट करने में शायद ये कामयाब ना रहे। ठीक है, एंड ये भी बताया गया है कि डॉक्टर्स इसलिए कहते हैं और साइंटिस्ट भी कि वैक्सीन लेनी चाहिए। गेटिंग वैक्सीनेटेड आपको बचा के रखता है और दुनिया से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। देन बताया गया है, एवर हर्ड ऑफ इंडियाज रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन? इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
वैक्सीन प्रोड्यूसर्स, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इट मैन्युफैक्चर्स वैक्सीन ऑन अ मैसिव स्केल एंड सप्लाइज देम टू मेनी कंट्रीज, और कंट्रीज में भी हम लोग सप्लाई करते हैं। इंडियन वैक्सीन कंपनीज प्लेड अ की रोल ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स। बिल्कुल सही बात है, इंडिया ने बहुत हेल्प करी थी, हमें भी पता है कि और कंट्रीज़ की कोविड के वक्त तो इंडिया ने हेल्प कर दी, अब इंडिया ने वैक्सीन बना दी थी। फिर बताया गया है बी ए साइंटिस्ट। महाराजा किशन भान वॉज वेल नोन डॉक्टर एंड साइंटिस्ट एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ही हेल्प प्रमोट साइंस एंड इनोवेशन इन इंडिया। वाओ, तो एक तरीके से उन्होंने इंडिया में साइंस को भी प्रमोट करा और इनोवेशन को भी। ही प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग द रोटा वायरस वैक्सीन, तो एक तरीके से उन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन बनाई जो प्रोटेक्ट करती है बच्चों को डायरिया से, और वो बिलीव करते थे रिसर्च में टू क्रिएट अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड मेक अ बिग डिफरेंस इन इंडियाज हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। तो उनका यही मोटिव था कि वो इंडिया में हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बना पाए, यानी कि सब लोग उसे अफोर्ड कर सके, और एक बड़ा डिफरेंस बना इंडिया की हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। देन आगे आ जाते हैं हम लोग treatment of diseases पे। If our immune system fails to protect us against an infectious disease, we fall ill and need to visit a doctor. The doctor may give us medicines called antibiotics, which kill the bacteria that might have caused the disease. Antibiotics work only against bacterial infections because they target parts of bacterial cells that are different from human or any other animal cells. They do not work against viruses or diseases caused by protozoa. तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि हम डिसीजेस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो एक तरीके से एंटीबायोटिक्स हेल्प करती है डिसीजेस को ट्रीट करने में, बट कौन सी डिसीज को? जो कि बैक्टीरिया से फैली गई है, जो कि वायरस या प्रोटोजोआ से नहीं हो, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है जहाँ पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वहाँ जाकर टारगेट करती है, ठीक है। Then again, think like a scientist बताया गया discovery of the first antibiotic penicillin. Penicillin was discovered in 1928 by Alexander Fleming, a bacteriologist from London. While studying harmful bacteria, he noticed a mold on discarded petri dish stopped the bacteria from growing. तो उन्होंने क्या देखा, एक मोल्ड जो कि बैक्टीरिया जो ग्रो हो रहा था उसको ग्रो होने से रोक दिया था, ठीक है। एंड ही नोटिस दैट अ मोल्ड जब ग्रो मतलब होना रुक गया था, तो उन्होंने ही रियलाइज द मोल्ड रिलीज द सब्सटेंस दैट किल द बैक्टीरिया। तो जो मोल्ड था वो एक ऐसा सब्सटेंस निकाल रहा था जो कि बैक्टीरिया को खत्म कर रहा था। दिस चांस डिस्कवरी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इस तरीके से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई, जिसने कि बताया लोगों को, पूरी दुनिया को, कि कैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करा जाता है। फिर दो antibiotics are effective in protecting us against bacterial infections and have saved millions of lives since their discovery, their indiscriminate use has led to a decline in their effectiveness. Nowadays, there are news headlines about antibiotic resistance, a phenomenon where bacteria that were earlier killed by given antibiotic are found to survive and multiply despite treatment with that antibiotic. तो अब क्या बताया जा रहा है कि देखो, पहले के टाइम पे तो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को अवॉइड करा जाता था और बहुत जानें बची थी, लेकिन जब से डिस्कवरी हुई है तो उसके यूज़ को ना ऐसे समझो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लग गया, और इस वजह से क्या हुआ, नाउ देयर आर न्यूज़ हेडलाइंस अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि जहाँ पर बैक्टीरिया जो कि पहले के टाइम पर जैसे बोला जाता ना कि मारा जाता था, अब वो फिर भी सर्वाइव कर रहा है, चाहे कितनी भी ट्रीटमेंट ले लो, और वो मल्टीप्लाई ही कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, दिस मेक्स common infections harder to treat and increases risk of complications, prolonged illness and even death. तो अब इस वजह से क्या हो रहा है, देखो जैसे पहले कहा जाता है एंटीबायोटिक्स ट्रीट होती थी, अब इतनी सारी एंटीबायोटिक्स आ गई, कहा जाता है ट्रीट हो जाएगा, लेकिन बंदा अंदर से नहीं ट्रीट होता, उसके अंदर बैक्टीरिया बढ़ता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा सीरियस डिसीज़ भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, एंड एट द एंड उस बंदे की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक इन्होंने इससे पहले ही दिया था, हाउ एंटीबायोटिक स्प्रेड इन कम्युनिटी, कैसे स्प्रेड होती हैं। तो पहले बताया गया है, पहले ह्यूमन बॉडी में जाती है, तो फिर उसके बाद क्या बताया गया है, मे हैव सीरियस इलनेस एंड गेट केयर एट हॉस्पिटल। फिर उसके बाद वो भेज दिया जाता है और पेशेंट्स के पास, ठीक है, या फिर अदर हेल्थ केयर के पास, एंड फिर स्प्रेड इन हॉस्पिटल थ्रू डर्टी सरफेस, ठीक है, और डर्टी सरफेस में रख दिया जाता है, फिर पेशेंट घर जाता है, स्प्रेड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया टू कम्युनिटी। तो एक तरीके से इन्होंने बताया गया कि कैसे लोगों तक एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस स्प्रेड होता है, ठीक है। देन है लेट अस इन्फर स्टडी द infographic given in figure 3.5b. How do you think antibiotic resistance has been developed in bacterial pathogens? What precautions may be taken to antibiotic resistance? अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बेसिकली ऐसा हो गया कि जो एंटीबायोटिक हम खा रहे हैं उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई एंटीबायोटिक खाने का फ़ायदा ही नहीं है। तब भाई हमने अभी जैसे ऊपर क्या देखा कि जैसे एक बंदा जाता है
उसके अंदर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का होता है, वहाँ उसे इलनेस होती है, हॉस्पिटल में ट्रीट होता है हेल्थ केयर वैक्टर्स के साथ, फिर वहीं पर वो बैठा होता है या लेटा होता है जहाँ डर्टी सरफेस भी होता है, फिर वो घर जाता है और वो जो उसकी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो अपनी पूरी फैमिली में भी फैला देता है। ऐसी क्या कहते हैं डेयरी वगैरह में भी होता है, एनिमल के प्रोडक्ट्स वगैरह में, और वही सब हम कंज्यूम करते हैं, या फिर से सपोज करो जो कि क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उसमें भी हो जाता है और वो भी हम ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में भी आ रहा है। To tackle the problem of antibiotic resistance, we must use antibiotics wisely only when prescribed by doctor. हमें वाइजली मतलब तभी यूज करनी चाहिए जब डॉक्टर ने कहा है हमें खाने के लिए, ऐसे नहीं कि खुद से खा रहे हैं जब मूड कर रहे हैं, ठीक है, और करेक्ट डोज में खानी चाहिए और राइट टाइम पर खानी चाहिए। अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज हेल्प्स प्रिवेंट द राइज ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंड कीप्स एंटीबायोटिक इफेक्टिव फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो अगर हम इसे अच्छे से यूज करेंगे और इसके अननेसेसरीली ऐसे अगर बिना बात के कभी भी खा ली, वो चीज़ को अवॉइड करना है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि यार चलो डॉक्टर पे जाकर हम पैसे बचा लेते हैं ना, डॉक्टर पर जाके क्या करेंगे, ऐसी मेडिकल वगैरह से दवाई ले आते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर आपको एक परफेक्ट एंटीबायोटिक देगा जिसकी आपको नीड है। फिर क्या बताया गया, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स लाइक आयुर्वेदा, सिद्ध एंड उनैनी हैव बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर मेनी इयर्स टू मैनेज कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। तो देखो आयुर्वेदा तो पता ही है कि इंडिया में कितना ज़्यादा बढ़िया था, अच्छा था, थोड़ा कम हो गया पहले से, लेकिन पहले कितना ज़्यादा फॉलो था। तो वो भी बहुत सारे डिसीजेज नेचुरली हेल्प करता था प्रिवेंट करने में, ठीक है। दे यूज नेचुरल हर्ब्स, ऑयल्स एंड मिनरल्स फॉर मैनेजिंग इलनेस एंड प्रमोटिंग रिकवरी। तो बहुत सारे ऑयल्स भी आते थे जो कि फॉरेस्ट की लीव से बने हुए हैं, जैसे कहते थे ना कि ये लेप लगा लो, अगर आपने बहुत सुना लेप एक ऐसे कुछ लोग लगाते थे, जैसे अब के टाइम पे क्रीम हो गई ना, इससे पहले के टाइम पे लेप होता था, वो थिक होता था, वो हो गया, या कोई कहता था ऑयल लगा लो या नेचुरल हर्ब्स लगा लो या प्लांट्स, तो उससे भी हो जाता था सही। एंड फोकस ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बैलेंस डाइट। तो हेल्दी लाइफस्टाइल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ बैलेंस डाइट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। While these systems can help with some conditions and are useful for everyday well-being, they may not be effective for all diseases and at all stages। ये क्या बात कर रहा है, देखो ये आपका हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, आपका अच्छा खाना, आपका माइंड खुश होना, आपका लाइफ में खुश होना, आपका एक्सरसाइज करना, ये आपको डिसीजेस से बचा सकता है कि आपको कोई डिसीजेस ना हो, आपको कोई आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन अगर कोई हार्श डिसीज किसी भी बंदे को हो जाए, कोई भी बंदा हो XYZ को कोई डिसीज हो गई हार्श, जैसे कि 3rd लेवल 4th लेवल ऐसी कोई डिसीज हो गई, तो अगर वो कितना भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर ले, क्या कर ले, वो उसे अवॉइड कर सकता है, बट वो उससे क्योर नहीं हो सकती। क्योर के लिए उसको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। देन बताया गया थेरेपीज फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड रिहेबिलिटेशन। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं उनको बेसिकली ऐसे ट्रीट करा जाता है कि लाइफ इंप्रूविंग लाइफ क्वालिटी मतलब कि मेडिसिन दी जाती हैं कि लाइफ मतलब जैसे उनकी बॉडी में अगर कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है या कुछ भी है तो वो चीज़ पूरी हो जाए। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर ये सब पूरा हो जाए तो उनकी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस भी आने चाहिए, उनको एक नया लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए जिससे कि वो उस डिसीज़ को भूल पाए, वो मतलब उनकी बॉडी भी भूल जाए। फिर है अर्ली डायग्नोसिस एंड कंटिन्यूअस केयर आर की कंट्रोल टू डिसीज प्रोग्रेशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। मतलब अगर किसी बंदे को डिसीज हुई है और वह साथ साथ उसको ट्रैक कर रहा है, मेडिसिन ले रहा है कि क्या स्टेटस चल रहा है, उसकी बॉडी पे कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, तो ये चीज़ उसे हेल्प करती है कि वो डिसीज को एक दिन जाकर परमानेंटली हरा दे, ठीक है। यानी ऊपर आपको एक बॉक्स दे रखा था, उसमें लिखा था, वो कहता है आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, शी हैज़ अ सोर फीवर, यू मस्ट गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर डॉक्टर। अच्छा ये जो बात करें मैंने आपको पहले से ही बता दी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे काऊ हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, आप प्रिस्क्रिप्शन खुद से ना लें जब तक आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है या आप किसी डॉक्टर के पास ना जाए। क्योंकि देखो डॉक्टर आपको एकदम सही प्रिस्क्रिप्शन देगा, चाहे वो आप अपने एनिमल के लिए ले रहे हो, चाहे कोई बर्ड के लिए ले रहे हो, चाहे अपने लिए ले रहे हो, किसी के लिए भी ले रहे हो, तो डॉक्टर पे जाना बहुत जरूरी है। वही आपको सही प्रिस्क्रिप्शन बताएंगे एंड उसी को फॉलो करना है आपको, ऐसे नहीं कि मेडिकल पे चलेगा बस खुद ले लिया, ठीक है। एंड यही था हमारा चैप्टर एंड आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर मजा आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर देना एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।